पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे। आज भी थोड़ा बहुत हम लोग स्ट्रक्चर पर ही आज भी काम करेंगे। चलिए बनाइए तो कुछ स्ट्रक्चर। SO2 का बनाइए, SO3 का बनाइए, H2S का बनाइए, CaC2 का बनाइए, बताइए। सबसे पहले SO2 सेंटर में कौन होगा? सल्फर। ऑक्सीजन इसके आजू बाजू में। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल। अच्छा यहां बताओ, सल्फर सल्फर पर एक लोन पेयर होगा क्या? और ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर होगा ना। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, दो बॉन्ड बना लिया, 4 बच गया, 4 का 2 पेयर, यहां भी 2 पेयर, यहां भी 2 पेयर। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बनाया तो एक पेयर बचा, तो एक लोन पेयर बच गया। तो ये था पहला एग्जाम्पल। अगला बनाइए SO3। कौन रहेगा सेंटर में? एक बार फिर से सल्फर, आजू बाजू में ऑक्सीजन, ये सब का सब ने डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या इस केस में भी सल्फर पर कोई लोन पेयर होगा? इस केस में सल्फर पर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। हो गया, लिख लिए। इसके बाद जो अगला स्ट्रक्चर है वो है H2S। H2S में कौन रहेगा बीच में? H2S सेंटर में रहेगा सल्फर। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। कितना लोन पेयर होगा सल्फर पे? तो क्या आगे बढ़े? अगला कंपाउंड है CaC2। सुनिए इधर, CaC2 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। और आप बोलचाल की भाषा में, लोकल लैंग्वेज में इसी को कार्बेट बोलते हैं। फल पकाने के लिए, केला उला पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली उस पर भी कुछ काम करेंगे, फिलहाल इसके स्ट्रक्चर पर पहले काम करते हैं। यदि आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले आप इसको तोड़िए। मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ ना कुछ हुआ होगा। ये टूटता है Ca++ में और C2 2- में। 2+ है, 2- जाएगा तब ना न्यूट्रल होगा। यहां कितना कार्बन एटम है? तो 2 कार्बन एटम ले लीजिए। दोनों कार्बन एटम पर एक एक निगेटिव चार्ज आप प्लेस कर दो। एक निगेटिव यहां भी और एक निगेटिव यहां भी। इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। अच्छा ये बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। एक माइनस चार्ज आ गया तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको मात्र कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? केवल 3।
तो आपस में ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, इसको भी 3 की जरूरत पड़ेगी और इसको भी 3 की जरूरत पड़ेगी, तो आपस में ये कैसा बॉन्ड बना लिया, ट्रिपल कोवैलेंट। और ये जो सी ए प्लस प्लस है, एक पर सी ए पर 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव को खत्म करेगा, दूसरा पॉजिटिव दूसरा निगेटिव को खत्म करेगा। तो कहने का ये ओवरऑल मतलब है, इसका मतलब है कि कैल्शियम और कार्बन के बीच आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन कार्बन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यही इसका स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में? हा? इसका कैसे कर दिए कोवैलेंट बॉन्ड? देखो इधर 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 देखिए आप सभी आदमी, कोवैलेंट बॉन्ड है ये, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तो दिखा दिए। यदि हम ऐसे ही छोड़ दें तो ज्यादा सही है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड को यदि आप लाइन बना के दिखा दोगे तो आपको लगेगा कि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम आयनिक बॉन्ड को किस लाइन से दिखा दिए, डॉटेड लाइन से, कुछ इस तरह से, ऐसे। समझ में आया कि क्या किए हैं? जानिए इसके बारे में। ये हाईली रिएक्टिव स्पेसीज होता है टुवर्ड्स वाटर। जानते हो ये नॉर्मल वाटर वेपर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, जैसे हम इसके बारे में आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं इसको। वैसे तो CaC2 क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और बहुत हार्ड सॉलिड होता है। हथौड़ा मार मार के तोड़ोगे जल्दी टूटेगा नहीं, इतना ज्यादा सॉलिड होता है। लेकिन आप दिन भर उसको खुला में छोड़ दीजिए, शाम में देखिएगा डस्ट बना हुआ है। एकदम विचित्र टाइप का ये चीज होता है। क्यों ये ऐसा करता है? क्योंकि यदि आप खुला में इसको छोड़ दोगे तो वायुमंडल में जो वाटर वेपर है, उस वाटर वेपर के साथ ये रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उतना मजबूत नहीं बनता है, वो बिल्कुल डस्ट टाइप का बन जाता है। अब आप इसके बारे में जानिए कि ये इसका यदि आप कंप्लीट रिएक्शन देखना चाहते हैं, CaC2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये कन्वर्ट करता है C2H2 में और प्लस CaOH का होल 2 में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। यदि आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहां पर आप 2 कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। देखो ये रिएक्शन होता कैसे है, H2O टूटेगा कैसे, H प्लस में और OH माइनस में। कितना H2O आप लिए हैं, 2 H2O, तो कितना बनेगा, 2 H प्लस और 2 OH माइनस। ये टूटेगा CaC2 कैसे, Ca प्लस प्लस में, तो एक OH माइनस और दूसरा OH माइनस मिलके क्या बना देगा, CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर जो C2 माइनस है, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, एक माइनस ये, एक H इससे जुड़ जाएगा, एक H प्लस इससे जुड़ जाएगा, एक H प्लस इससे जुड़ जाएगा। तो यदि हम इसको डिटेल स्ट्रक्चर के अबाउट देखें तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ होगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा होगा। आप इसी को और करके चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, हाँ या ना। यूपीएससी सिस्टम में इसी को इथाइन कहा जाता है, आप 9th-10th लेवल पर पढ़े होंगे ये बात। और इसी को कॉमन नेम में एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन गैस। बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, जलता है बड़ा तेजी से ये। और उसको हम अभी आपको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट करके, ये पूरा रिएक्शन भी आपको दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे इसका काम होता है। पहले आप इसको उतार लीजिए, तो जाओ तो माधव को बोलो तो। उतारिए, पहले आप उतारिए तो। अभी किसी लड़की के शरीर में ना कुछ आग लगाएंगे, लगाएंगे आग अभी, तुम्ही को बुलाएंगे। हाँ, बहुत बदमाशी भी करती है। इसको बढ़िया से ऐसे ऐसे करके फेंक देना, बढ़िया से पानी, साफ पानी लेते हो तो। लो वो हाथ में जो है लो ना उसको, इसको बाहर फेंकना उधर डस्ट में।
सोडियम को जब पानी में रखते हैं तो आग लग जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। सोडियम जल के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 का निर्माण करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत तेजी में आग पकड़ता है। अरे एक विस्फोट टाइप से कर जाता है वो। क्या बोल रहे थे आप? 11th? हाँ रे, पास कर देगा। हाँ बहुत हुआ तो। नाम भी कॉपी पर नहीं लिखना है, खाली अटेंडेंस सीट पर यदि नाम लिखने आता होगा तो नाम लिख दीजिएगा, नहीं तो अंगूठा। अभी क्या बोल रहा है, क्लास करने के लिए? अरे ये सब नौटंकी एक आध महीना चलेगा, उसके बाद फिर वही है। हाँ? डेली कॉलेज जाना पड़ेगा? बताओ। अच्छा तो है, तुम लोग को घूमने फिरने का भी मौका मिल जाएगा। चलिए, जब तक वो जोगाड़ हो रहा है एक्सपेरिमेंट का, तब तक आप लोग अगला स्ट्रक्चर बनाइए तो। Na2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो। उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो, चलो हो ही गया, आ गया। देखो इधर। हुँ? नहीं, इसको बुलाएं। अब तुम और पीछे से, हाँ तुम। हाँ तुम ही को बोल रहे हैं। हाँ, आ जाओ ऊपर मंच पे आ जाओ। पकड़ो। पहले ध्यान से थोड़ा देखिएगा। पहले तो फैन बंद करो तो। थोड़ा आगे बढ़ो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम कर देते। सुनिए, ध्यान दीजिए इधर। सिस्टम को समझ लीजिए, ये सब काम आप खुद से घर पर नहीं करेंगे, ठीक है? क्या इसमें दिक्कत है ये समझो। इसमें देखो, पानी है, एकदम साफ पानी अभी आपके सामने में लाया है, ये नॉर्मल वाटर है ये। जुगाड़ कुछ ऐसा किया गया कि ताकि इसके अंदर जो गैस बने उसको हम स्टोर कर सकें। इसके लिए एक बर्तन लिया गया, इसमें ढक्कन लगाएंगे तो वो गैस अंदर ही रहेगा। अपने हिसाब से फिर हम उसको यहां से आग लगाएंगे, अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं उसको। पकड़ो तो आप। डर नहीं ना लग रहा है? हम हैं तो कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। देखो इधर, इधर देखो। ये कैल्शियम कार्बेट कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड, इसी को आप बोलते हैं कार्बेट। मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ टुकड़ा है मेरे पास, इसको हम इसमें डालेंगे। डालेंगे तो फटाफट केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। इसमें बहुत तेजी में ये खोलना उलना शुरू कर देगा। बनाएगा क्या? देखो यहाँ, अब थोड़ा देखो, वहां वीडियो बन रहा है, आप उस पर, उस पे भी जाना चाहिए। कहाँ? उधर देखो ऊपर, दिख रहा है? देखिए आप इधर, आप सभी लोग पकड़ो तो। पकड़ो इसको। देखो ये इतना सारा कैल्शियम कार्बेट है, इसको हम इसमें डाल रहे हैं। पकड़ो तो इसको, इसको पकड़ो तो। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग मत कीजिएगा घर पर बैठ के, ये नहीं कि। देखिए अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट है, ठीक है? अब इसको पकड़िए तो। पकड़ो तो इसको, इसको पकड़ो तो। देखो इसको ऊपर करके पकड़िए। केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ। अच्छा अभी बताओ तो, ये नॉर्मल है ना ये? धीरे धीरे ये
बहुत ज्यादा, चूंकि प्रेशर इसका बढ़ने वाला है, अब बढ़ेगा तो इसमें क्या सावधानी रखनी होती है कि एक्सेस अमाउंट में वाटर नहीं लेना होता है, एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम कार्बाइड नहीं लेना होता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये विस्फोट कर सकता है। तो हमको अपना भी जान बचाना है और इसका भी बचाना है, तो दोनों की जिम्मेदारी है, तो उसके हिसाब से कर रहे हैं। थोड़ा देर हम टाइम बस इसलिए ले रहे हैं ताकि ये गैस थोड़ा बन जाए, तब तो फिर गैस ऑलमोस्ट बन गया है। देखो, कैल्शियम कार्बाइड वो जो ढेला था, वो क्रिस्टल वही इसमें डाला गया था। और पीछे उधर हो तो वाटर पहले से था इसमें, दोनों आपस में मिला, केमिकल रिएक्शन हुआ, रिएक्शन हो चुका, बना कौन कौन चीज, C2H2, यह गैस होता है, यही गैस, ये इस गैस में पूरा भर चुका है ऑलरेडी, जमा है और गैस। और साथ में क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो आप पहले जल कितना साफ था, अभी देख रहे हैं ये डस्ट टाइप का मिला हुआ लग रहा है, एक्चुअल में ये क्या मिला हुआ है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही मिला हुआ है। अब जब गैस बना तो गैस तो निकलेगा, उसको सिस्टमेटिक वे में जब गैस को निकाला जाता है, ये कौन सा गैस जल रहा है, ये सिटिलीन गैस जल रहा है, कौन ये यही वाला। अच्छा, ये जल रहा होगा तो क्या बना रहा होगा, ये कैसे जल रहा है, C2H2, देखिए इधर, C2H2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा होगा, और यहाँ ये जो गैस बन रहा है यहाँ ये बन रहा होगा CO2, और साथ साथ ये निकाल रहा होगा वाटर वेपर H2O। इस तरह से आप घर में दिवाली के दिन में एक आध सौ ऐसा सिस्टम बना के बना सकते हैं, और अपने हिसाब से इसका वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएं सर। देखा, अब इसमें क्या है, इसमें क्या सावधानी रखनी पड़ती है, आप इसको समझिए। यदि गलती से यहां लीकेज हुआ तो इसमें विस्फोट होगा, विस्फोट होगा तो मुंह कान झलक जाएगा। पिछला साल यही एक्सपेरिमेंट हम क्लास में किए थे, एक लड़का घर पे जाके किया और पूरा हाथ अपना पका लिया, पूरा हाथ जल गया था उसका। तो इसको एक लिमिट में करना होता है। अच्छा, एक और चीज, अब आप चले जाइए, थैंक यू। सुनो अब इधर, इसमें एक और चीज देखो, दिखाते हैं तुमको। ये भी नॉर्मल कंडीशन में है, तो नॉर्मल गैस जल रहा है ये, इसको जैसे ही हम दबाएंगे यहां पर ये बढ़ेगा, काहे बढ़ेगा, काहे कि हम यहां पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो गैस वहां से ज्यादा रिलीज करेगा। देखो इधर, देख रहे हो, इस तरह से देख रहे हैं आप। तो इस तरह से ये कौन सा गैस जल रहा था। अब देखो, ये बात यहां पर आप जो किताबी पढ़ते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होगा, ये गैस बनेगा, वो बनेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, इन सब बातों को यदि आप प्रैक्टिकली देखते हैं ना, तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आता है, चीजें और अच्छी लगेगी। और सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि ये सब करने से ना एक एक्साइटमेंट होता है, एक मन करता है कि नहीं और कुछ जानना चाहिए हमको। तो देखते हैं आगे, और भी बहुत सारा चीज एक्सपेरिमेंट है जो होता रहेगा। इसको यहीं रहने दो, एक बार फिर जाते वक्त ये सबको जला देंगे। अब जो जो होमवर्क करके नहीं लाएगी, और लड़का लोग भी, थोड़ा थोड़ा जाके पास में जलाया जाएगा, नाक के बगल से लो को निकाला जाएगा। और पानी लो हाथ में, वो पानी नीचे वाला पानी, उसको छोड़ो, इसे रख दो, उसको रख दो इसे, पकड़ो तो थोड़ा। तो आप लोग घर पर मत करेंगे, घर पर मत कीजिएगा इसको, ठीक है। और यदि कीजिएगा, सुनिए इधर, और यदि कीजिएगा तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा अमाउंट कम रखने का, ठीक है। और एक और कोशिश कीजिएगा कि बर्तन में कहीं से लीकेज ना हो, लीकेज होगा तो उसमें विस्फोट हो जाएगा। क्या हुआ, फैन चला दो, फैन चला दो, क्या बोल रही है, अरे।
एक तो ऐसे गर्मी है, आग लगा के और गर्मी बढ़ गया है। देखो इसको तो वही तो मतलब गर्मी बोले ने की गति है वही तो। चलिए आइए वापस आइए अपने टॉपिक पे। लिखिए Na2SO4। अच्छा ये बताओ Na2SO4 टूटेगा कैसे? ये टूटेगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस में। कल याद करो सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बनाने बताया गया था। सल्फर को बीच में रखेंगे, ऑक्सीजन को आजू बाजू में, यहां पर माइनस यहां पर माइनस। याद है आपको ये सारा चीज? ये सिंगल बॉन्ड बनाया था और ये डबल। तो ये हो गया सल्फेट आयन। अच्छा ये बताओ ये एक आयन है या दो आयन है या कई आयन है? ये एक ही आयन है। क्यों एक है? क्योंकि सब आपस में जुड़ा हुआ है ना। तो ये एक ही आयन है जिस पर चार्ज कितना है? दो। अब 2Na प्लस जो है वो कहां कहां जुड़ा हुआ होगा बताइए? एक Na प्लस यहां पर जुड़ा हुआ होगा, Na प्लस मेटल ऑक्सीजन नन मेटल, मेटल नन मेटल के बीच यहां आयनिक बॉन्ड बना होगा और यहां भी आयनिक बॉन्ड बना होगा। यह एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी को जब आप वाटर में डालते हैं तो Na प्लस निकल के 2Na प्लस बना देता है और ये पूरा का पूरा क्या बना देता है? SO4 2 माइनस। क्लियर है ये? अच्छा ये बताओ दोनों को जोड़, सुनिए इधर, यदि हम दोनों को यहां जोड़ के दिखा दें ऐसे, तब हमको ये माइनस और ये प्लस देना कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं देना जरूरी है? क्योंकि दोनों एक प्लस एक माइनस आपस में न्यूट्रल होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, एक न्यूट्रल कंपाउंड बना रहा है। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो ये माइनस प्लस ना देकर डायरेक्ट यहां ऐसे भी दिखा सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि कोई कैसे समझेगा कि ये आयनिक बॉन्ड है? क्योंकि ये मेटल है और ये नन मेटल, मेटल नन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन आप देखिएगा जनरली ये दिखाया हुआ रहता है Na प्लस O माइनस ऐसे करके, क्योंकि इसमें ना ये ज्यादा क्लियर होता है। या इसी तरह से आप Na2CO3 का स्ट्रक्चर बना लोगे, Na2SO3 का बनाओ तो पहले इसको उतार लीजिए और इसका स्ट्रक्चर बनाइए। बढ़े जी आगे। ये कैसे टूटेगा? 2Na प्लस और SO3 2 माइनस। एक बार फिर से आप SO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर बना लीजिए, दोनों Na प्लस को जोड़ दीजिए। सल्फर एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, यहां बनेगा डबल बॉन्ड, यहां बनेगा सिंगल बॉन्ड, एक माइनस इस पर एक माइनस इस पर, एक Na प्लस रहेगा यहां पर और एक Na प्लस रहेगा। समझ में आया? आइए इसी से संबंधित एक टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसका नाम है बेसिसिटी। ठीक है, फिर आगे, अभी स्ट्रक्चर का काम खत्म नहीं हुआ, अभी स्ट्रक्चर पर और बहुत सारा काम करना है। इससे पहले हम बेसिसिटी को चेक कर लेते हैं। क्या बढ़े टॉपिक लिखें क्या? सुनना ध्यान से। बेसिसिटी एक ऐसा टर्म है जिसका यूज जनरली ऑक्सी एसिड के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? ऑक्सी एसिड के लिए।
अब ये होता क्या है बेसिसिटी, कोई भी ऑक्सी एसिड जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रखता है या जितना H प्लस आयन दे सकता है उसी को कहा जाता है उसका बेसिसिटी। जैसे आप बताइए, अभी हेडिंग यदि आप डाल दिए ना तो कुछ लिखिएगा मत, क्योंकि इसका डेफिनेशन अभी हम लिखा है नहीं, पहले समझा रहे फिर लिखाएंगे। जैसे बताइए कि H2SO4 कैसे टूटता है, ये टूटता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस। अब यदि कोई आपसे पूछे कि ये ऐसा टूटता ही क्यों है, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर आप याद कीजिए, कल पढ़े थे ना इसका। यही है ना इसका स्ट्रक्चर। यहां पर दो दो हाइड्रोजन एटम है और दोनों का दोनों हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैप बहुत ज्यादा होता है, वाटर में जब आप इसको डालेंगे तो ये बहुत आसानी से H प्लस आयन को रिप्लेस कर देता है अपने जगह से। और ये बॉन्ड जब टूटता है, ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड जब टूटता है तो इस पर आता है प्लस और इस पर आता है माइनस। ये बॉन्ड टूटता है तो इस पर आता है प्लस और इस पर आता है माइनस। इस हिसाब से ये कितना H प्लस आयन देता है, दो। टूटने के बाद आफ्टर आयोनाइजेशन और आफ्टर डिसोसिएशन तो दो H प्लस आयन दिया। तो इसका जो बेसिसिटी होता है, ये बेसिसिटी भी कितना कहलाता है, दो। इसका मतलब बेसिसिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। किसी भी एसिड में जितना भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं वही उस एसिड का क्या कहलाता है, बेसिसिटी। जनरली बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। जनरली, ऑलवेज नहीं। होता क्या है कि जितना हाइड्रोजन एटम होता है ना वो लगभग सब बेसिसिटी में आ जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल बात है यहां, जिससे क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, IIT मेंस में पूछा जाता है, या कोई भी लेवल का पेपर देंगे ना तो बेसिसिटी से यहां से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा वो सब हम एक एक करके अभी बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन कीजिए, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। एज फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पर एग्जैक्ट यही लिखेंगे जो लिखा हुआ है। यहां पर आप बॉन्ड को तोड़ के दिखाना चाहते हैं तो जरूर दिखाइए, थोड़ा ये उलझा हुआ था तो इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं। ये जो टूटता है, कहां से टूटता है, यहां से दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाता है किधर, ऑक्सीजन पर, तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। यहां भी ये टूटेगा इस जगह से, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाता है ऑक्सीजन पर, इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। इस बात का भी आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि ऑक्सी एसिड में केवल वही हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल होता है जो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ हो। यदि कोई हाइड्रोजन एटम सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है तो वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होता है। उसका कुछ एग्जाम्पल और एक्सेप्शनल केस हम सब बताते हैं। एक एग्जाम्पल बताया गया, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आना बाकी है। आगे बढ़े, इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखिए तो। नहीं लिखे थे क्या, लिखिए लिखिए, हो गया।
अगला एग्जाम्पल, HNO3 कैसे टूटता है? H प्लस में और NO3 माइनस में। ये सब टूटा ही क्यों था? क्योंकि ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ था? हाइड्रोजन। याद है, यही स्ट्रक्चर था ना? और ये बॉन्ड टूटता था यहां से, इस पर आता था प्लस और इस पर आता था माइनस। बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? की बेसिसिटी 1 होगी। साथ साथ लिखते जाइएगा। तो अब लिखेंगे S3PO4, लिखते जाइए साथ साथ। S3PO4 कैसे टूटेगा? 3H प्लस और PO4 3 माइनस। अब ये ऐसा टूटा ही क्यों था? इसके लिए जब आप जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, याद करो ये ऐसा स्ट्रक्चर था इसका। कौन कौन हाइड्रोजन टूटेगा? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बताइए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? और इसका नाम याद रखिएगा आप, यहीं से अब एक्सेप्शनल बात आता है। S3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। जनरली ये H3PO4, H3PO3 और S3PO2 इसी में ना उल्टा पुल्टा होता है। हो गया? अगला लिखेंगे S3PO2। यहां ये एक्सेप्शनल है, स्टार लगा देना इसमें। इसमें जो तुम सोचोगे वो नहीं होता है। S3PO3, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। HO, P डबल बॉन्ड O, HOH। आप ध्यान से देखिए, 3 हाइड्रोजन में केवल 2 ही हाइड्रोजन ऐसा है जो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। ये दोनों जरूर टूटेगा, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है ये नहीं टूटेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है उतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में नहीं है। तो ये जब भी टूटता है तो केवल 2 ही H प्लस देता है, जिसकी वजह से 3 हाइड्रोजन रहने के बावजूद भी इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती है? तो इसका मतलब है कि S3PO3 कैसे टूटेगा बताओ? ये टूटेगा 2H प्लस और देखो कैसे कैसे टूटेगा, ध्यान देना इधर। H प्लस में ये टूटेगा, H प्लस में ये टूटेगा, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा, तो 2 माइनस आएगा। बचेगा कौन कौन? बचेगा HPO3 2 माइनस, यही ना बचेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं HPO3 2 माइनस। ये कुछ ऐसे टूटता है। अब देखो जनरली दिमाग में क्या होता है ना कि ये लगता है कि 3 हाइड्रोजन है तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 होगा, जबकि यहां होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम एक सेंट्रल एटम फास्फोरस से जुड़ गया है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का इतना तगड़ा नहीं है। ये बॉन्ड उतना कमजोर नहीं है कि वाटर इसको तोड़ दे। तो एक एक्सेप्शनल यहां है और एक एक्सेप्शनल इसके जस्ट आगे इसी के जैसे कंपाउंड में है। उसका फॉर्मूला होता है H3PO2। उसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। उसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन डायरेक्ट, एक ऑक्सीजन यहां से निकालिए, डायरेक्ट हाइड्रोजन को यहां से जोड़िए, तो पता चलता है कि 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है, एक में डबल बॉन्ड और एक में सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रहता है, तो वो टूट जाता है। तो अगला एग्जांपल उसको कर लेते हैं।
H3PO2, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, HOP, डबल बॉन्ड O, H। ये दोनों H नहीं टूटेगा, टूटेगा केवल एक H। ये बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये दो एक्सेप्शनल केस है, दोनों में स्टार लगा दीजिए, एक्सेप्शन लिख दीजिए। इसमें भी एक्सेप्शन लिख दो, पिछला में भी एक्सेप्शन लिख दो। केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बेसिस जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये सब पूछा जाता है। क्या इसी तरह से आप H2CO3 में निकाल लेंगे? आप H2CO3 में निकालिएगा ना, तो बेसिसिटी कितना आ जाएगा? एक काम करते हैं, एक टेबल बना के शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो कितना स्ट्रक्चर तो बता ही ना दिए हैं आपको, तो एक टेबल बना लेते हैं और जितना एसिड है सबका बेसिसिटी लिख देते हैं, जो एक्सेप्शनल है उसमें स्टार लगा देते हैं। ठीक है, चेंज कर दो इसे। यहां हम लिखते हैं एसिड, और इधर लिखते हैं बेसिसिटी। बताइए H2SO4 का कितना? अभी तुरंत देखे थे दो। HNO3 का कितना? एक। H2CO3 का कितना? दो होगा। H3PO4 का कितना होगा? तीन। याद कीजिए, इसी में एक्सेप्शनल आया है H3PO3 और H3PO2। इसमें स्टार लगा दीजिएगा, इसका होता है दो और इसका होता है एक। H2C2O4 का होता है दो। तो ये बेसिसिटी और एसिड के स्ट्रक्चर और उसके आयोनाइजेशन से संबंधित कुछ स्ट्रक्चर आ गया था और कुछ कंसेप्चुअल बातें आ गई थी। एक बार फिर से वापस स्ट्रक्चर पर आइए। अब हम लोग अगला स्ट्रक्चर देखेंगे, CrO5, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। इसका ना तितली के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये सब स्ट्रक्चर ना याद रखिएगा आप। आप याद करो, बोला गया था कि फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड इज जनरली अवॉइडेड, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस हियर। उसमें चार एक्सेप्शन था, उसमें एक एक्सेप्शन ये भी था ना। देख रहे हैं, तितली के जैसा नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको, इसका नाम ही है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, ये सब काम देता है। अभी सुन लीजिए, अभी आप, यदि अब भी आप कमजोर पड़ेंगे इस टॉपिक में, स्ट्रक्चर में, सीधे आपको दिक्कत होगा रेडॉक्स रिएक्शन में। आपसे ऑक्सीडेशन नंबर निकल ही नहीं पाएगा, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं समझ पाएंगे, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं समझ पाएंगे, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको ये सब स्ट्रक्चर जानना निहायत जरूरी है। यहां पर कमजोर पड़ने का मतलब है केमिस्ट्री कमजोर हो जाना। केमिकल बॉन्डिंग में आप कहीं भी कमजोर नहीं पड़ सकते। और आप ये मत सोचिएगा कि चैप्टर बहुत दिन चला, अब कितना दिन चलेगा, जितना दिन चला है उससे ज्यादा भी और चलेगा। अभी हुआ कहाँ कुछ, अभी खाली बॉन्डे हुआ है और स्ट्रक्चर देखना है। अब आपको इसमें पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर पढ़ना है आपको हाइब्रिडाइजेशन, फिर पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, स्टेबिलिटी। बहुत सारा चीज, बहुत खतरनाक चैप्टर है ये, बहुत सारा चीज आता है पढ़ने के लिए। तो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सुनिएगा पहले, अगला क्लास जो मंडे को होना है, उसमें पहले हम आएंगे तो आधा टाइम, हाफ पीरियड स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, और उसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का अगला और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ओवरऑल केमिस्ट्री, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं VBT, जिसका जरूरत आपको हर जगह पड़ेगा।
उस चीज को देखेंगे। तो अगला क्लास से थोड़ा संभल के आइएगा, रिवाइज तो करते ही रहिए, करके आइए। अगला दिन ऑर्बिटल वगैरह को ध्यान से देख लेना, उसका कैसा शेप होता है, किसमें कितना ऑर्बिटल होता है, ये सब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मंडे को आइए।